पंजाब में बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों को लेकर पंजाब कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। पंजाब सरकार की ओर से किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से जान गंवाने वाले परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फसलों की बर्बादी हुई है, पंजाब सरकार वालों प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा दिता जाऊगा। हुण तक ये पूरे देश के विच किसी भी सूबे वालों दिता गया सब तो वध मुआवजा। तो चैक तुहाडे हत्थां 'च फड़ावांगे असीं, क्योंकि कई बारी मुश्तरका खाते ने, अकाउंट नहीं हैगे, पर असीं तुहानूं तुहाडे जियां दे नां पुछ के डीसीआं राहीं, पटवारियां राहीं ते तुहाडे घरे चैक पहुँच जूगा। 20,000 रुपये एक एकड़ का नुकसान जिहड़ा मिलू। हड़ां कारण जिहड़े लोकां दी जान चली गई, 4 लाख रुपया एक जिहड़ा जी प्रभावित हो गए, 4 लाख रुपया मुआवजा दिता जाऊगा उन्हां परिवारां नूं जिथे जानी नुकसान हो गया। हज़ारां परिवारां दे घर ढह गए, पानी च रुड़ गए, उहदा सर्वे कराया जाऊगा तो इन्हां परिवारां नूं भी पंजाब सरकार वित्ती सहायता देगी, क्योंकि हजे तो पानी उतर रहा है हौली हौली। तो मुआवजा उदों देवांगे जो पता लगूगा कि नुकसान कितना हो गया। और हड़ प्रभावित जिहड़े लोग ने, किसान ने खास तौर पर, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियां तो या स्टेट एग्रीकल्चर बैंकों तो जिहड़ियां सरकार दीयां बैंकां करजे लए हुए है, तो उन्हां करजा चुकाउण दी जिहड़ी है वो लिमिट जिहड़ी है 6 महीने बढ़ा दी गई है। 6 महीने तक कोई किश्त नहीं देनी पऊगी, तो उत्ते कोई ब्याज भी नहीं लगूगा, कोई तुहानूं आके तंग नहीं करूगा बैंक वाला। वड्डी गिणती च पशुओं का नुकसान होया, गावां, मझां, बकरियां, पोल्ट्री फार्म, पशु, मच्छियां, मौत हो गई। पंजाब सरकार इन्हां सारिआं नूं सहायता राशि देगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे करने का आदेश दिया। योगी ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को धनराशि नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जनजातीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के फैसले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सही बताया। उन्होंने कहा कि झाबुआ जैसे ट्राइबल एरिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प पूरा किया जा रहा है।
और नया प्रयोग अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आज बदलते दौर में ऐसे सारे चीजों को बढ़ाने की ही आवश्यकता। देश के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ओपी रावत, एसवाई कुरैशी और अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना की और इस बात पर सहमति जताई कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर संदेह दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का लहजा स्वीकार्य नहीं है। उन्हें आरोपों के जवाब में ये सब कहने की जगह इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर पलटकर उनसे एफिडेविट मांग लिया जाता तो वे क्या करते? Questioning any stakeholder per se has never been the forte of Election Commission. Like my colleague and friend Ashok said, that whenever any doubt is expressed by even a common voter, Election Commission would always take it seriously, immediately investigate and immediately put the results and findings to that person and in public domain to ensure that no clouds of doubt build up. So the onus is on the Election Commission. True, Election Commission should immediately have sorted that out. But the flip side, Dr. Qureshi, is Rahul Gandhi is accused of discrediting an institution that we have trusted. That every day if you say Election Commission chor hai, Election Commission is in the BJP's lap, the average public will say, we are losing faith. Is Rahul Gandhi to blame here or is the Election Commission to blame? Well, no, don't forget Rahul Gandhi is the leader of the opposition. And he is not voicing his own opinion, he is voicing the opinion of millions of people. Therefore, if he makes this comment, commission getting angry, it's not in the grain of the commission to get angry. So what would you have done? No, we would have ordered an inquiry. We would have taken it seriously and asking him for affidavit. What if he turns around and says, okay, you give me an affidavit that whatever 65 lakh deletions you have done, please give an affidavit. If there is one mistake, you will be criminally liable. Therefore, mistakes can be on either side. Is daring the leader of opposition this way, with this tone and with this anger, I don't think it has done any credit to the Election Commission. रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आगामी भारत यात्रा की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। हम वर्ष के अंत से पहले रूसी राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा के लिए बहुत सावधानी पूर्वक तैयारी कर रहे हैं और हमारे वार्षिक शिखर सम्मेलन होते हैं। अर्थव्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र और सैन्य एवं तकनीकी सहयोग में रूस और भारत के पास बहुत अनुभव है और बहुत सारी योजनाएं हैं। चीन में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के दौरान उन योजनाओं की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक देखी, क्या भारत पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना उल्टी पड़ गई है? जेलेंस्की ने इसके जवाब में कहा कि रूस के साथ सौदे जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही विचार है। You saw the meeting this week, though, between Modi and Putin and Xi, when President Trump has said that they have gone to the dark side with China. When you saw Modi there, who has helped Russia, so did the plan backfire of trying to put sanctions on them? No, I think the idea to put tariffs on the countries who continue make deals with Russia, I think this is right idea. President Trump. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कन्वेंशन में बोलते हुए कहा कि वे हर रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि स्कूलों, सेना, सरकार, कार्यस्थलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर ईसाइयों की सुरक्षा की जाएगी।
I will defend religious liberty in all of its forms. I will protect Christians in our schools, in our military, in our government, in our workplaces, in our hospitals, and in our public square. And I will also protect other religions. We want that, right? Other religions. And we will bring our country back together, one nation under God. रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लवरोव ने अमेरिकी टैरिफ की धमकियों के सामने न झुकने के लिए भारत, चीन और ब्राजील की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन महान देशों, सच्ची शक्तियों, विश्व बहुमत के सच्चे नेताओं में से किसी ने भी कोई समझौता नहीं किया, किसी ने भी अपने वैध राष्ट्रीय हित को त्यागने पर सहमति नहीं जताई। रूस के साथ व्यापार जारी रखने और रूसी ऊर्जा खरीद जारी रखने के कारण सजा के तौर पर निषेधात्मक शुल्क लगाने की संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकियों पर ब्राजील, भारत और चीन ने प्रतिक्रिया दी। उन महान देशों, सच्ची शक्तियों, विश्व बहुमत के सच्चे नेताओं में से किसी ने भी कोई समझौता नहीं किया, किसी ने भी अपने वैध राष्ट्रीय हितों को त्यागने पर सहमति नहीं जताई। हमारे पश्चिमी समकक्षों की ओर से ऐसी कार्रवाइयां हमेशा की तरह सामने आती हैं और मुझे लगता है कि यहाँ यूरोप भविष्य की विश्व अर्थव्यवस्था के लिए और भी अधिक हानिकारक और नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाइयां उन देशों के लोगों के वस्तुनिष्ठ हितों को ही कमजोर करती हैं, उन्हें आकर्षक सौदे छोड़ने और सस्ती ऊर्जा छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं और वे ऐसा केवल एक निर्यातक को उसके व्यवहार के लिए दंडित करने के लिए करते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत काफी खराब है, लेकिन सरकार सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा सत्र है जिसपे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है। पूरा सत्र निकल गया, पूरी साल निकल गई, इतिहास उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कभी भी कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिसपे कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं हुई हो। और आज गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी मेरे लिए कह रहे थे कि मेरे को माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में क्या क्या छपा है अखबारों में, मीडिया में, वो भी जरा बता दें, पता चल जाएगा। इनके सांसद, इनके विधायक, इनकी सरकार के तहसीलदार FIR दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठे हैं। इन्हीं की सरकार का महिला आयोग की भारत सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का शहर जयपुर, जो हमारी राजधानी है, वो 7वां स्थान है सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए। और ये लोग बात करते हैं, कहते हैं टीकाराम जूली को माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली 10 बार माफी मांगने को तैयार है। आप बताइए तो सही, पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों से, 8 साल की बच्ची से रेप, बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल तक दरिंदों ने डाल दी और सरकार मौन है, चुप है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और ये जवाब देने की बजाय कह रहे हैं विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। 11 हिरासत के अंदर मौत ये मान रहे हैं, 20 से अधिक मौत हुई है। अलवर के अंदर एक सैनी समाज का बच्चा जिसको थाने के अंदर पीटा गया, उसकी मौत हो गई, उस तक कोई हिरासत में मौत नहीं मान रहे हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे देश के अंदर अगर हिरासत में 2 मौत भी हो जाए तो बीजेपी जो है कपड़े फाड़ देती है और यहाँ 20-20 मौत हो गई, चुप है ये लोग। उदयपुर के अंदर DG साहब मीटिंग ले रहे हैं, उसी समय इनकी सरकार का एडिशनल SP ट्रैप हो रहा है। ये राज है इनका, यही राज है। सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिसमें खुद पुलिस कर्मियों ने जनता से ज्यादती की है। लास्ट टाइम महिला दिवस के अवसर पर एक पुलिसकर्मी ने जयपुर के अंदर जब आईफा चल रहा था, लेडीज के साथ जबरदस्ती की गई। ये हमसे कह रहे माफी मांगे रहे, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो 3 साल बाद मांगनी पड़ेगी। और सरकार आंख बंद करके बैठी है, आंकड़े लेके आगे। ये आंकड़े कांग्रेस के समय में ये थे, क्यों कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों कहते थे, आज क्यों सहे राजस्थान। पूरा जो राजस्थान है वो डर के साए में है। कल की रिपोर्ट निकलवा के देखोगे तो आपको दलित एट्रोसिटी, चाय की दुकान पे SC के व्यक्ति अगर चाय बनाते तो उसकी चाय छोड़ के चले जाते, ये हालत राजस्थान के अंदर है। तो क्या क्या सहेगा राजस्थान में, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्लेटिनम जुबली समारोह में कहा कि भारत में उपलब्ध टैलेंट और एनर्जी को इनेबलिंग इकोसिस्टम प्रदान कर भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबको इसके लिए संकल्प लेना चाहिए। हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में है। समुचित
प्रोत्साहन और इकोसिस्टम उपलब्ध कराकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की सोच के साथ EEPC जैसे स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ना चाहिए। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।